बाबू रामदास दिल्ली के एक ऐश्वर्यशाली धनी थे। बहुत ही ठाट बाट से रहने वाले। बड़े बड़े अमीर उनके यहाँ नित्य आते जाते थे। वे आए हुओं का आदर सत्कार ऐसे अच्छे ढंग से करते थे कि इस बात की धूम सारे मोहल्ले में होती थी। नित्य उनके दरवाजे पर किसी न किसी बहाने से इष्ट मित्र एकत्रित हो जाते थे। टेनिस खेलते, ताश उड़ता, हारमोनियम के मधुर स्वरों से जी बहलाते, चाय पानी से हृदय प्रफुल्लित करते। अधिक और क्या चाहिए। जाति की ऐसी अमूल्य सेवा कोई छोटी बात नहीं है। नीची जातियों के सुधार के लिए दिल्ली में एक सोसाइटी थी। बाबू साहब उसके सेक्रेटरी थे और इस कार्य को असाधारण उत्साह से पूर्ण करते थे। जब उनका बूढ़ा कहार बीमार हुआ और क्रिश्चियन मिशन के डॉक्टर ने उनकी सुरक्षा की, जब उसकी विधवा स्त्री ने निर्वाह की कोई आशा न देखकर क्रिश्चियन समाज का आश्रय लिया, तब इन दोनों अवसरों पर बाबू साहब ने शौक के रेजुलेंस पास किए। संसार जानता है कि सेक्रेटरी का काम सभाएं करना और रेजुलेशंस बनाना है। इसमें अधिक वह कुछ नहीं कर सकता। मिस्टर रामदास का जातीय उत्साह यही तक सीमा न था। वे सामाजिक कुप्रथाओं तथा अंधविश्वास के प्रबल शत्रु थे। होली के दिनों में जबकि मोहल्ले में चमार और कहार शराब से मतवाले होकर फाग गाते हैं, डब बजाते हैं, उन्हें बड़ा शौक होता। जाति की इस मूर्खता पर उनकी आंखों में आंसू भर आते और वे इस कुरीति का निवारण अपने हंटर से किया करते। उनके हंटर में जाति हितैषिता की उमंग उनकी वक्रता से अधिक थी। यह उनकी प्रशंसनीय प्रयत्न थे जिन्होंने मुख्य होली के दिन दिल्ली में हलचल मचा दी। फाग गाने के अपराध में हजारों आदमी पुलिस के पंजे में आ गए। सैकड़ों घरों में मुख्य होली के दिन मुहर्रम का शौक फैल गया। इधर उनके दरवाजे पर हजारों पुरुष स्त्रियां अपना दुखड़ा रो रही थी। उधर बाबू साहब के हितैषी मित्रगण अपने उदारशील मित्र के सद्व्यवहार की प्रशंसा कर रहे थे। बाबू साहब दिन भर में इतने रंग बदलते थे कि उस पर पेरिस की परियों को भी ईर्ष्या हो सकती थी। कई बैंकों में उनके हिस्से थे, कई दुकानें थी, किंतु बाबू साहब को इतना आवश्यक न था कि उनकी कुछ देखभाल करते। अतिथि सत्कार एक पवित्र धर्म है। यह सच्ची देश हितैषिता की उमंग से कहा करते थे। अतिथि सत्कार आदिकाल से भारतवर्ष के निवासियों का एक प्रधान और सराहनीय गुण है। अज्ञातों का आदर सम्मान करने में हम अद्वितीय हैं। हम इससे संसार में मनुष्य कहलाने योग्य हैं। हम सब कुछ खो बैठे हैं, किंतु जिस दिन हम में यह गुण शेष न रहेगा, वह दिन हिंदू जाति के लिए लज्जा, अपमान और मृत्यु का दिन होगा। मिस्टर रामदास जातीय आवश्यकताओं से भी बेपरवाह न थे। वे सामाजिक और राजनीति के कार्यों में पूर्ण रूपेण योग देते थे। यहाँ तक कि प्रतिवर्ष 2 बल्कि कभी कभी 3 वक्ताएं अवश्य तैयार कर लेते। भाषणों की भाषा अत्यंत उपयुक्त, ओजस्वी, सर्वांग सुंदर होती थी। उपस्थित जन, इष्ट मित्र उनके एक एक शब्द पर प्रशंसा सूचक शब्दों की ध्वनि प्रकट करते, तालियां बजाते। यहाँ तक कि बाबू साहब को व्याख्यान का क्रम स्थित रखना कठिन हो जाता। व्याख्यान समाप्त होने पर उनके मित्र उन्हें गोद में उठा लेते और आश्चर्यचकित होकर कहते, तेरी भाषा में जादू है। सारा अंश बाबू साहब की यह जातीय प्रेम और उद्योग केवल बनावटी और सहायता शून्य तक फैशनेबल थे। यदि उन्होंने किसी शुद्ध उद्योग में भाग लिया होता तो वह सम्मिलित कुटुंब का विरोध था। अपने पिता के पश्चात में अपनी विधवा माँ से अलग हो गए थे। इस जातीय सेवा में उनकी स्त्री विशेष सहायक थी। विधवा माँ अपने बेटे और बहू के साथ नहीं रह सकती थी। इससे बहू की स्वाधीनता में विघ्न पड़ने में मन दुर्बल और मस्तिष्क शक्तिहीन हो जाता है। बहू को जलाना और कुढ़ाना सास की आदत है, इसलिए बहू राम रक्षा अपनी माँ से अलग हो गए थे। इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने मात्र ऋण का विचार करके 10,000 रुपये अपनी माँ के नाम जमा करा दिए।
उसके ब्याज से उनका निर्वाह होता रहे। किंतु बेटे के इस उत्तम आचरण पर माँ का दिल ऐसा टूटा कि वह दिल्ली छोड़कर अयोध्या जा रही, तब से वहीं रहती है। बाबू साहब कभी कभी मिसेज रामदास से छिपकर उससे मिलने अयोध्या जाया करते थे, किंतु वह दिल्ली आने का कभी नाम न लेती थी। हाँ, यदि कुसुम सेम की चिट्ठी पहुंचने से कुछ देर हो जाती तो विवश होकर समाचार पूछ देती थी। उसी मोहल्ले में एक सेठ गिरधारी लाल रहते थे। उनका लाखों का लेन देन था। वे हरी और रत्नों का व्यापार करते थे। बाबू रामदास के दूर के नाते में साधु होते थे। पुराने ढंग के आदमी थे। सुबह यमुना स्नान करने वाले तथा गाय को अपने हाथों से झाड़ने पोंछने वाले, उनसे मिस्टर रामदास का स्वभाव न मिलता था। परंतु जब कभी रुपयों की आवश्यकता होती तो वे सेठ गिरधारी लाल के यहाँ से बेगटके मांग लिया करते थे। आपस का मामला था। केवल 4 अंगुल के पत्र पर रुपया मिल जाता था। न कोई दस्तावेज, न स्टाम्प, न साक्ष्यों की आवश्यकता। मोटर कार के लिए 10,000 की आवश्यकता हुई। वह वहाँ से आया। घुड़दौड़ के लिए एक ऑस्ट्रेलियन घोड़ा 1,500 में लिया गया। उसके लिए भी रुपया सेठ के यहाँ से आया। धीरे धीरे कोई 20,000 का मामला हो गया। सेठ जी सरल हृदय के आदमी थे। समझते थे कि उसके पास दुकानें हैं, बैंकों में रुपया है, जब जी चाहे वसूल कर लूँगा। किंतु जब 2-3 वर्ष बीत गए तो सेठ जी तकाजों की अपेक्षा मिस्टर रामदास की मांग ही का आधिक्य रहा तो गिरधारी लाल को संदेह हुआ। वह एक दिन रामदास के मकान पर आए और बोले, सभ्य भाव से बोले, भाई साहब, मुझे एक हुंडी का रुपया दे देना। यदि आप मेरा हिसाब कर दे तो बहुत अच्छा हो। यह कहकर हिसाब के कागजात और उनके पत्र दिखलाए। मिस्टर रामदास किसी गार्डन पार्टी में सम्मिलित होने के लिए तैयार थे। बोले, इस समय क्षमा कीजिए, फिर देख लूँगा, जल्दी क्या है। गिरधारी लाल को बाबू साहब की रुखसाई पर क्रोध आ गया। वे रुष्ट होकर बोले, आपको जल्दी नहीं है, मुझे तो है। 200 रुपये मासिक की मेरी हानि हो रही है। मिस्टर के असंतोष प्रकट करते हुए घड़ी देखी। पार्टी का समय बहुत करीब था। मैं बहुत विनती भाव से बोले, भाई साहब, मैं बड़ी जल्दी में हूँ, इस समय मेरे ऊपर कृपया कीजिए, मैं कल स्वयं उपस्थित हूँगा। सेठ जी एक माननीय और धनसंपन्न आदमी थे। वे रामदास की क्रूरचित्तपूर्ण व्यवहार पर जल गए। मैं इनका महाजन हूँ, इनसे धन में, मान में, ऐश्वर्य में बढ़ा हुआ हूँ। चाहूँ तो ऐसों को नौकर रख लूँ, इनके दरवाजे पर आऊँ और आदर सत्कार की जगह उल्टे रूखा बर्ताव, वह हाथ बांधे मेरे सामने न खड़े रहे। किंतु क्या मैं पान, इलायची, इत्र आदि से भी सम्मान करने के योग्य नहीं? वे तिनक्कर बोले, अच्छा तो कल हिसाब साफ हो जाए। रामदास ने अकड़कर उत्तर दिया, हो जाएगा। रामदास के गौरवशाल हृदय पर सेठ जी के इस बर्ताव के प्रभाव का कुछ खेदजनक असर न हुआ। इस कांड के कुंदे ने आज मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिला दी। वह मेरा अपमान कर गया। अच्छा, तुम भी इसी दिल्ली में रहते हो, हम भी यहीं हैं। निदान दोनों में गांठ पड़ गई। बाबू साहब की तबीयत ऐसी गिरी और हृदय में ऐसी चिंता उत्पन्न हुई कि पार्टी में आने का ध्यान जाता रहा। वे देर तक इसी उलझन में पड़े रहे। फिर सूट उतार दिया और सेवक से बोले, जा मुनीम जी को बुला कर लाओ। मुनीम जी आए। उनका हिसाब देखा गया, फिर बैंकों का अकाउंट देखा गया। किंतु ज्यों ज्यों इस घाटी में उतरे गए त्यों तो अंधेरा बढ़ता गया। बहुत कुछ टटोला, कुछ हाथ न आया। अंत में निराश होकर मैं आराम से कुर्सी पर पड़ गई। उन्होंने एक ठंडी सांस ली। दुकानों का माल बिका, किंतु रुपया बकाया में पड़ा हुआ था। कई ग्राहकों की दुकानें टूट गई और उन पर जो नगद रुपया बकाया था वह डूब गया। कलकत्ते के आड़तियों से जो माल मंगाया था, रुपये चुकाने की तिथि सिर पर आ पहुंची। यहाँ रुपया वसूल न हुआ। दुकानों का यह हाल, बैंकों का इससे भी बुरा हाल। रात भर में इन्हीं चिंताओं में करवटें बदलते रहे। अब क्या करना चाहिए? गिरधारी लाल सज्जन पुरुष है, यदि सारा हाल उसे सुना दूँ तो अवश्य मान जाएगा, किंतु यह कष्टप्रद कार्य होगा। कैसे? जो जो सुबह समीप आता गया त्यों तो उनका दिल बैठा जाता।
कच्चे विद्यार्थी की जो दशा परीक्षा के सन्निकट आने पर होती है, यही हाल इस समय रामदास का था। वे पलंग से न उठे, मुंह हाथ भी न धोया। खाने को कौन कहे, इतना जानते थे कि दुख पड़ने पर कोई किसी का साथी नहीं होता। इसलिए एक आपत्ति से बचने के लिए कई आपत्तियों का बोझ न उठाना पड़े, इस ख्याल से मित्रों को इन मामलों की खबर तक न दी। जब दोपहर हो गई, उनकी दशा जो की तो रही, तो उनका छोटा लड़का बुलाने आया। उसने बाप का हाथ पकड़कर कहा, लाला जी, आज दाने क्यों नहीं तलते? राम रक्षा, भूख नहीं है। क्या काया है? मन की मिठाई और क्या काया। मार किसने मारा? गिरधारी लाल ने। लड़का रोता हुआ घर में गया और इस मार की चोट से देर तक रोता रहा। अंत में तस्तरी में रखी हुई दूध की मलाई ने उसकी चोट पर मरहम का काम किया। रोगी को जब जीने की आशा नहीं रहती तो औषधि छोड़ देता है। मिस्टर रामदास जब इस गुत्थी को न सुलझा सके तो चादर तान ली और मुंह लपेट कर सो रहे। शाम को उठकर सेठ जी के यहाँ पहुँचे और कुछ असावधानी से बोले, महाशय, मैं आपका हिसाब नहीं कर सकता। सेठ जी घबराकर बोले, क्यों? रामदास, इसलिए कि मैं इस समय दरिद्र निहंग हूँ, मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है। आपका रुपया जैसे चाहे वसूल कर लो। सेठ, यह आप कैसी बातें कहते हैं? रामदास, बहुत सच्ची। सेठ, दुकानें नहीं हैं। रामदास, दुकानें आप मुफ्त में लो जाइए। सेठ, बैंक के हिस्से? रामदास, वह कब के उड़ गए। सेठ, जब यह हाल था तो आपको उचित नहीं था कि मेरे गले पर छुरी फेरते। रामदास, अभिमान में आपके यहाँ उपदेश सुनने के लिए नहीं आया हूँ। यह कहकर मिस्टर रामदास वहाँ से चल दिए। सेठ जी ने तुरंत नालिश कर दी, 20,000 मूल, 50,000 ब्याज। डिग्री हो गई है, मकान नीलाम पर चढ़ा। 15,000 की जायदाद 5,000 में निकल गई। 10,000 की मोटर 4,000 में बिकी। सारी संपत्ति उड़ जाने पर कुल मिलाकर 16,000 से अधिक रकम न खड़ी हो सकी। सारी गृहस्थी नष्ट हो गई। तब भी 10,000 के ऋणी रह गए। मान बढ़ाई, धन दौलत सभी मिट्टी में मिल गई। बहुत तेज दौड़ने वाला मनुष्य मुंह के बल गिर पड़ा। इस घटना के कुछ दिनों पश्चात दिल्ली के मेंबरों का चुनाव हुआ। इस पद के अभिलाषी वोटरों की सजाएं करने लगे। दलालों के भाग्य उदय हुए। समितियों और मोतियों की तौल बिकने लगी। उम्मीदवार मेंबरों के सहायक अपने अपने मुवक्किल के गुणगाने करने लगे। चारों ओर चहल पहल मच गई। एक वकील महाशय ने भरी सभा में मुवक्किल साहब के विषय में कहा, मैं जिस बुजुर्ग का पैरोकार हूँ वह कोई मामूली आदमी नहीं है। यह वह शख्स है जिसने फर्जंद अकबर की शादी में 25,000 रुपये सिर्फ रक्स सरूर में सर्फ कर दिया था। उपस्थित जनों में प्रशंसा की उच्च ध्वनि हुई। एक दूसरे महाशय ने अपने मोहल्ले के वोटरों के सम्मुख वकीलों को प्रशंसा की, मुवक्किल की प्रशंसा की। मैं यह नहीं कह सकता कि आप सेठ गिरधारी लाल को अपना मेंबर बनाएं। आप अपना भला बुरा स्वयं समझते हो और यह भी नहीं कि सेठ जी मेरे द्वारा अपनी प्रशंसा के भूखे हो। मेरा निवेदन केवल यही है कि आप जिसे मेंबर बनाएं, पहले उसके गुण दोष को भली भांति परिचय कर लीजिए। दिल्ली में केवल एक मनुष्य है जो गत वर्षों से आपकी सेवा कर रहा है। केवल एक आदमी जिसने पानी पहुंचाने और स्वच्छता प्रबंधों में हार्दिक धर्मभाव से सहायता की है। केवल एक पुरुष जिसको श्रीमान वायसराय के दरबार में कुर्सी पर बैठने का अधिकार प्राप्त है और आप सब महाशय उसे जानते भी हैं। उपस्थित जनों ने तालियां बजाई। सेठ गिरधारी लाल के मोहल्ले में एक प्रतिवादी थे। नाम था मुंशी फैजुल रहमान खां। बड़े जमींदार और प्रसिद्ध वकील थे। बाबू रामदास ने अपनी दृढ़ता, साहस, बुद्धिमत्ता और भाषण से मुंशी जी साहब की सेवा करनी आरंभ की। सेठ जी को परास्त करने का यह अपूर्व अवसर हाथ आया। वे रात दिन इसी धुन में लगे रहते। उनकी मीठी और रोचक बातों का प्रभाव उपस्थित जनों पर पहुंच गया। एक बार आपने असाधारण श्रद्धा उमंग में आकर कहा, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि मुंशी फैजुल रहमान से अधिक योग्य आदमी आपको दिल्ली में नहीं मिल सकेगा। यह वह आदमी है जिसकी गज़लों पर कवि जनों में वाह वाह मच जाती है।
ऐसे श्रेष्ठ आदमी की सहायता करना मैं अपना जातीय और सामाजिक धर्म समझता हूँ। अत्यंत शोक का विषय है कि बहुत से लोग इसी जातीय पवित्र और काम को व्यक्तिगत लाभ का साधन बनाते हैं। धन और वस्तु श्रीमान वायसराय के दरबार में प्रतिष्ठित होना और वस्तु सामाजिक सेवा जाते चकारी और ही चीज़ है। वह मनुष्य जिसका जीवन ब्याज प्राप्ति बेईमानी कठोरता तथा निर्दयता सुख विलास में व्यतीत होता है इस सेवा का योग्य नहीं है। सेठ गिरधारी लाल इस अन्योक्तिपूर्ण भाषण का हाल सुनकर क्रोध से आग हो गए। मैं बेईमान हूँ, ब्याज का धन खाने वाला हूँ, विषयी हूँ, कुशल हूँ। जो तुमने मेरा नाम नहीं लिया, किंतु अब भी तुम मेरे हाथ में हो। मैं अब भी तुम्हें जिस तरह चाहूँ नचा सकता हूँ। खुशामंदियों ने आग पर तेल डाला। इधर रामदास अपने काम में तत्पर रहे, यहाँ तक कि वोटिंग डे आ गया। मिस्टर रामदास को उद्योग में बहुत कुछ सफलता प्राप्त हुई थी। आज वे बहुत प्रसन्न थे। आज गिरधारी लाल को नीचा दिखाऊंगा। आज उसको जान पड़ेगा कि धन संसार के सभी पदार्थों का इकट्ठा नहीं कर सकता। जिस समय फैजुल रहमान के वोट अधिक निकलेंगे और मैं तालियां बजाऊंगा, उस समय गिरधारी लाल का चेहरा देखने योग्य होगा। मुंह का रंग बदल जाएगा, हवाइयाँ उड़ने लगेंगी, आंखें न मिला सकेगा, शायद फिर मुझे मुंह न दिखा सके। इन्हीं विचारों में मगन रामदास शाम को टाउन हॉल पहुँचे। उपस्थित जनों ने बड़ी उमंग के साथ उनका स्वागत किया। थोड़ी देर के बाद वोटिंग आरंभ हुई। मेंबरी मिलने की आशा रखने वाले महानुभाव अपने अपने भाग्य का अंतिम फल सुनने के लिए आतुर हो रहे थे। 6 बजे चेयरमैन ने फैसला सुनाया। सेठ जी की हार हुई। फैजुल रहमान ने मैदान मार लिया। रामदास ने हर्ष के आवेग में टोपी हवा में उछाल दी और स्वयं भी कई बार उछल पड़ी। मोहल्ले वाले को अचंभा हुआ। चांदनी शौक से सेठ जी को हटाना, मेरू को स्थान से उखाड़ना था। सेठ जी के चेहरे से रामदास को जितनी आशाएं थी वे सब पूरी हो गई। उनका रंग फीका पड़ गया था, खेद और लज्जा की मूर्ति बने हुए थे। एक वकील साहब ने उनसे सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा, मुझे आपकी हार का बहुत बड़ा शौक है। मैं जानता हूँ कि खुशी के बदले रंज होगा तो कभी यहाँ न आता। मैं तो केवल आपके ख्याल से यहाँ आया हूँ। सेठ जी ने बहुत रोकना चाहा, परंतु आंखों में आंसू डबडबा ही गए। मैं निष्प्रद बनाने का व्यर्थ प्रयत्न करने वाले वकील साहब, मुझे इसकी कुछ चिंता नहीं। कौन रियासत निकल गई, व्यर्थ उलझन है। चिंता या झंझट रहती तो चलो अच्छा हुआ गला छूटा, अपने काम में हरज होता। सत्य कहता हूँ, मुझे तो हृदय से प्रशंसा हुई। यह काम तो बेकाम वालों के लिए है। घर ना बैठे रहे, यही बेगार की है। मेरी मूर्खता थी कि मैं इतने दिनों तक आंखें बंद किए बैठा रहा, परंतु सेठ जी की मुखाकृति ने इन विचारों का प्रमाण न दिया। मुखमंडल हृदय का दर्पण है, इसका निश्चय अलबत्ता हो गया। किंतु बाबू रामदास बहुत देर तक इस आनंद का मजा न लूटने पाए और न सेठ जी को बदला लेने के लिए बहुत देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। सभा विसर्जित होते ही जब बाबू रामदास सफलता की उमंग में ऐंठते मोर्चे पर ताव देते और चारों ओर गर्व की दृष्टि डालते हुए बाहर आए, तो दीवानी के 3 सिपाही ने आगे बढ़कर उन्हें गिरफ्तारी का वारंट दिखा दिया। अब की बाबू रामदास के चेहरे का रंग उतर जाने की और सेठ जी के इस मनोवांछित दृश्य से आनंद उठाने की बारी थी। गिरधारी लाल ने आनंद के उमंग में तालियां तो न बजाई, परंतु मुस्कुराकर मुंह फेर लिया। रंग में भंग पड़ गया। आज इस विषय के उपलक्ष्य में मुंशी फैजुल रहमान ने पहले से ही एक बड़े समारोह के साथ गार्डन पार्टी की तैयारी की थी। मिस्टर रामदास इसके प्रबंधकर्ता थे। आज की आफ्टर डिनर स्पीच उन्होंने बड़े परिश्रम से तैयार की थी, किंतु इस वारंट ने सारी मनोकामनाओं का सत्यानाश कर दिया। तो बाबू साहब के मित्रों में ऐसा कोई भी नहीं था जो 10,000 रुपये जमानत दे देता। अदा कर देने का तो जिक्र ही क्या, किंतु कदाचित ऐसा होता भी तो सेठ जी अपने को भाग्यहीन समझते और मेमोरी खोकर इन्हें इस समय यह हर्ष हुआ था। मिस्टर रामदास के घर पर जो ही यह खबर पहुंची, कोहराम मच गया। उनकी स्त्री पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब कुछ होश आया तो रोने लगी।
और रोने से छुट्टी मिली तो उसने गिरधारी लाल को कोसना आरंभ किया। देवी देवता मानने लगी, उन्हें रिश्वत देने पर तैयार हुई कि ये गिरधारी लाल को किसी प्रकार निगल जाए। इस बड़े भारी काम में वह गंगा और यमुना से सहायता मांग रही थी, प्लेग और विसूचिका की खुशामद कर रही थी कि ये दोनों मिलकर उसे गिरधारी लाल को हड़प ले जाए। किंतु गिरधारी लाल का कोई दोष नहीं था। दोष तुम्हारा है। बहुत अच्छा हुआ तुम इसी पूजा के देवता थे। क्या अब दावतें न खिलाओगे? मैंने तुम्हें कितना समझाया, रोई रूठी बिगड़ी, किंतु तुमने एक न सुनी। गिरधारी लाल ने बहुत अच्छा किया, तुम्हें शिक्षा तो मिल गई, किंतु तुम्हारा भी दोष नहीं। यह सब आग मैंने ही लगाई। मखमली स्लीपरों के बिना मेरे पाँव ही नहीं उठते थे। बिना जड़ाऊ कड़ों के मुझे नींद नहीं आती थी। सेज गाड़ी मेरे ही लिए मंगवाई थी। अंग्रेजी पढ़ने के लिए मैम साहब को मैंने ही रखा था। ये सब कांटे मैंने ही बोए थे। मिसिज रामदास बहुत देर तक इन्हीं विचारों में डूबी रही। जब रात भर करवटें बदलने के बाद वह सुबेरे उठी तो उनके विचार चारों ओर से ठोकर खाकर केवल एक केंद्र पर जम गए। गिरधारी लाल बड़ा बदमाश और घमंडी है। मेरा सब कुछ लेकर भी उसे संतोष नहीं हुआ। इतना भी निर्दयी कसाई से न देखा गया। भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों ने मिलकर एक रूप धारण किया। क्रोधाग्नि को दहलाकर प्रबल कर दिया गया। ज्वालामुखी शीशे में जब सूर्य की किरणें एक होती है तब अग्नि प्रकट हो जाती है। स्त्री के हृदय में रह रहकर क्रोध की एक असाधारण लहर उत्पन्न होती है। बच्चे ने मिठाई के लिए हट किया, उस पर बरस पड़ी। महरी ने चौका बर्तन करके चूल्हे में आग जला दी, उसके पीछे पड़ गई। मैं तो अपने दुखों को रो रही हूँ, इसे चुड़ैल को रोटियों की धुन सवार है। निदान 9 बजे उससे न रहा गया। उसने यह पत्र लिखकर अपने हृदय की ज्वाला ठंडी की कि सेठ जी, तुम्हें अब अपने धन के घमंड में न अंधा कर दिया, किंतु किसी का घमंड इसी तरह सदा नहीं रह सकता। कभी न कभी सिर अवश्य नीचा होता है। अफसोस कि कल शाम को जब तुमने मेरे प्यारे पति को पकड़वाया है, मैं वहाँ मौजूद नहीं थी, नहीं तो अपना और तुम्हारा रक्त एक कर देती। तुम धन के मद में भूले हुए हो, मैं उसी दम तुम्हारा नशा उतार देती। एक स्त्री के हाथों अपमानित होकर तुम फिर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। अच्छा, इसका बदला तुम्हें किसी न किसी तरह जरूर मिल जाएगा। मेरा कलेजा उस दिन ठंडा होगा जब तुम निवर्ष हो जाओगे और तुम्हारे कुल का नाम मिट जाएगा। सेठ जी पर यह फटकार पड़ी तो मैं क्रोध से आग हो गई। शुद्र हृदय मनुष्य न थे, परंतु क्रोध के आवेग में सौजन्य का चिन्ह भी शेष नहीं रहता। यह ध्यान न रहा कि यह दुखनी की क्रदन ध्वनि है, एक सताई हुई स्त्री की मानसिक दुर्बलता का विचार है। उसकी धनहीनता और विवशता पर उन्हें तनिक भी दया न आई। मरे हुए को मारने का उपाय सोचने लगे। इसके तीसरे दिन सेठ गिरधारी लाल पूजा के आसन पर बैठे हुए थे। मेहरा ने आकर कहा, सरकार, कोई स्त्री आपसे मिलने आई है। सेठ जी ने पूछा, कौन स्त्री है? मेहरा ने कहा, सरकार, मुझे क्या मालूम, लेकिन है कोई भले मानुस। रेशमी साड़ी पहने हुए, हाथ में सोने के कड़े हैं, पैरों में टाट की स्लीपर है। बड़े घर की स्त्री जान पड़ती है। सेठ जी पूजा के समय किसी से नहीं मिलते थे, चाहे कैसा ही आवश्यक काम क्यों न हो। ईश्वर की उपासना में सामाजिक बाधाओं को घुसने नहीं देते, किंतु ऐसी दशा में जब किसी बड़े घर की स्त्री मिलने के लिए आए तो थोड़ी देर के लिए पूजा में विलंब करना निंदनीय नहीं कहा जा सकता। ऐसा विचार करके वे नौकर से बोले, उन्हें बुला लाओ। जब वह स्त्री आई तो सेठ जी स्वागत के लिए उठ खड़े हो गए। तत्पश्चात अत्यंत कोमल वचनों के करुणा शब्दों से बोले, माता, कहाँ से आना हुआ? और जब यह उत्तर मिला कि वह अयोध्या से आई है तो आपने उसे फिर से दंडवत किया। चीनी तथा मिश्री सी भी अधिक मधुर और नवनीत से भी अधिक चिकने शब्दों से कहा, अच्छा, आप श्री अयोध्या जी से आ रही हैं। उस नगरी का क्या कहना, देवताओं की पूरी है। बड़े भाग्य थे कि आपके दर्शन हुए। यहाँ आपका आगमन कैसे हुआ? स्त्री ने उत्तर दिया, घर तो मेरा यही है। सेठ जी का मुख पुन मधुरता का चित्र बना। मैं बोले, अच्छा, तो मकान आपका इसी शहर में है? तो आपके माया जंजाल को त्याग दिया। यह तो मैं पहले ही समझ गया था। ऐसी पवित्र आत्माएं संसार में बहुत थोड़ी हैं। ऐसी देवियों के दर्शन दुर्लभ होते हैं। आपने मुझे दर्शन दिया, बड़ी कृपया है। मैं इस योग्य नहीं जो आप जैसी विदुषियों की कुछ सेवा कर सकूं।
किंतु जो काम मेरे योग्य हो, जो कुछ मेरे लिए हो सकता है, उसे करने के लिए मैं सब भांति से तैयार हूँ। यहाँ सेठ साहूकारों ने मुझे बहुत बदनाम कर रखा है। मैं सबकी आंखों में खटकता हूँ। उसका कारण सिवा इसके और कुछ नहीं। जहाँ में लोग लाभ का ध्यान रखते हैं, वहाँ मैं भलाई पर रखता हूँ। यदि कोई बड़ी अवस्था का वृद्ध मनुष्य मुझसे कुछ कहने सुनने के लिए आता है तो विश्वास मानो मुझसे उसका वचन टाला नहीं जाता। कुछ बुढ़ापे का विचार, कुछ उसके दिल टूट जाने का डर, कुछ यह ख्याल कि कहीं यह विश्वासघातियों के फंदे में न फंस जाए, मुझे उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विवश कर देता है। मेरा यह सिद्धांत है कि अच्छी जायदाद और कम ब्याज, किंतु इस प्रकार बातें आपके सामने करना व्यर्थ है। आपसे तो घर का मामला है। मेरे योग्य जो कुछ काम हो उसके लिए मैं सिर आंखों से तैयार हूँ। वृद्ध स्त्री, मेरा काम आप ही से हो सकता है। सेठ जी प्रसन्न होकर, बहुत अच्छा, आज्ञा दो। स्त्री, मैं आपके सामने भिखारिनी बनकर आई हूँ। आपको छोड़कर कोई मेरा सवाल पूरा नहीं कर सकता। सेठ जी, कहिए कहिए। स्त्री, आप रामदास को छोड़ दीजिए। सेठ जी के मुख का रंग उतर गया। सारे हवाई किले जो अभी अभी तैयार हुए थे गिर पड़े। मैं बोले, उसने मेरी बहुत हानि की है, उसका घमंड तोड़ डालूंगा तब छोड़ूंगा। स्त्री, तो क्या कुछ मेरे बुढ़ापे का, मेरे हाथ फैलाने का, कुछ अपनी बढ़ाई का विचार न करोगे? बेटा, ममता बुरी होती है। संसार से नाता टूट जाए, धन जाए, धर्म जाए, किंतु लड़के का स्नेह हृदय से नहीं जाता। संतोष सब कुछ कर सकता है, किंतु बेटे का प्रेम माँ के हृदय से नहीं निकल सकता। इस पर हाकिम का राजा, यहाँ तक कि ईश्वर का भी बस नहीं। तुम मुझ पर तरस खाओ, मेरे लड़के की जान छोड़ दो, तुम्हें बड़ा यश मिलेगा। मैं जब तक जीऊँगी तुम्हें आशीर्वाद देती रहूँगी। सेठ जी का हृदय कुछ पसीजा पत्थर की तह में पानी रहता है, किंतु तत्काल ही उन्हें मिसेज रामदास के पत्र का ध्यान आ गया। वे बोले, मुझे रामदास से कोई उतनी शत्रुता नहीं है। यदि उन्होंने मुझे न छोड़ा होता तो मैं न बोलता। आपके कहने से मैं अब भी उनका अपराध क्षमा कर सकता हूँ, परंतु उसकी बीबी साहिबा ने जो पत्र मेरे पास भेजा है उसे देखकर शरीर में आग लग जाती है। दिखाऊं आपको? रामदास की माँ ने पत्र लेकर पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। मैं बोली, बेटा, उस स्त्री ने मुझे बहुत दुख दिया है। उसने मुझे देश से निकाल दिया। उसका मिजाज और जबान उसके वश में नहीं, किंतु इस समय उसने जो गर्व दिखाया उसका तुम्हें ख्याल नहीं करना चाहिए। तुम इसे भुला दो। तुम्हारा देश देश में नाम है, ने कि तुम्हारे नाक को और भी फैला देगी। मैं तुमसे प्रण करती हूँ कि सारा समाचार रामदास से लिखवा कर किसी अच्छे समाचार में छपवा दूंगी। रामदास मेरा कहना नहीं टालेगा। तुम्हारे इस उपकार को वह कभी नहीं भूलेगा। जिस समय यह समाचार सवांत पत्रों में छपेगा उस समय हजार मनुष्यों को तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा होगी। सरकार में तुम्हारी बड़ाई होगी। मैं सच्चे हृदय से कहती हूँ कि शीघ्र ही तुम्हें कोई न कोई पदवी मिल जाएगी। रामदास की अंग्रेजों से बहुत मित्रता है, मैं उसकी बात कभी नहीं टालेंगे। सेठ जी के हृदय में गुदगुदी पैदा हो गई। यदि इस व्यवहार में वह पवित्र और माननीय स्थान प्राप्त हो जाए जिसके लिए हजारों खर्च किए, हजारों डालियाँ दी, अनुनय विनय किए, हजारों खुशामद की, खानसामों की झिड़कियाँ सुनी, बंगलों के चक्कर लगाए, तो इस सफलता के लिए ऐसे कई हजार में खर्च कर सकता हूँ। निसंदेह मुझे इस काम में रामदास से बहुत कुछ सहायता मिल सकती है, किंतु इन विचारों को प्रकट करने से क्या लाभ? उन्होंने कहा, माता, मुझे नाम नमूद की बहुत चाह नहीं है। बड़ों ने कहा, नेकी कर दरिया में डाल। मुझे तो आपकी बात का ख्याल है। माँ के इस प्रेम ने सेठ जी को विहल कर दिया। पानी उबल पड़ा और पत्थर के नीचे ढक गया। ऐसे पवित्र दृश्य देखने के लिए जीवन में कम अवसर मिलते हैं। सेठ जी के हृदय में परोपकार की एक लहर सी उठी। उनकी आंखें डबडबा आई। जिस प्रकार पानी के बहाव से कभी कभी बांध टूट जाता है, उसी प्रकार परोपकार की इस उमंग ने स्वार्थ और माया के बांध को तोड़ दिया था। वे पासबुक वृद्ध स्त्री को वापस देकर बोले, माता, यह अपनी किताब लो। मुझे अब अधिक लज्जित न करो। यह देखो, रामदास का नाम बही से उड़ा देता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने अपना सब कुछ पा लिया। आज तुम्हारा रामदास तुमको मिल जाएगा। इस घटना के 2 वर्ष बाद
टाउन हॉल में फिर एक बड़ा जलसा हुआ। बैंड बज रहा था, झाड़ियाँ ध्वजाएँ वायुमंडल में लहरा रही थी। नगर के सभी माननीय पुरुष उपस्थित थे। लैंडो फिटन मोटरों से सारा हाथा भरा हुआ था। एकाएक मुश्ती घोड़ों की एक फिटन ने हाथे में प्रवेश किया। सेठ गिरधारी लाल बहुमूल्य वस्त्रों से सजे हुए उसमें से उतरे। उनके साथ एक फैशनेबल नवयुवक अंग्रेजी सूट पहने मुस्कुराता हुआ उतरा। ये मिस्टर रामदास थे। वे अब सेठ जी की एक खास दुकान का मैनेजर है। केवल मैनेजर ही नहीं, किंतु उन्हें मैनेजिंग प्रोपाइटर समझना चाहिए। दिल्ली दरबार में सेठ जी को राव बहादुर का पद मिला है। आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नियमानुसार इसकी घोषणा करेंगे और सूचित करेंगे कि नगर के माननीय पुरुषों की ओर से सेठ जी को धन्यवाद देने के लिए बैठक हुई। सेठ जी की ओर से धन्यवाद का वक्तव्य रामदास करेंगे। जिस लोगों ने उनकी वक्ताएं सुनी हैं वे बहुत उत्सुकता से उस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बैठक समाप्त होने पर सेठ जी रामदास के साथ अपने भवन पर पहुंचे तो मालूम हुआ कि आज वही वृद्धा उनसे मिलने आई है। सेठ जी दौड़कर रामदास की माँ के चरणों से लिपट गए। उनका हृदय इस समय नदी की भांति उमड़ा हुआ। रामदास एंड फ्रेंड्स नामक चीनी बनाने का कारखाना बहुत उन्नति पर है। रामदास अब भी उसी ठाट बाट से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किंतु पार्टियाँ कम देते हैं और दिन भर में 3 से अधिक सूट नहीं बदलते। वे अब उस पत्र को जो उनकी स्त्री ने सेठ जी को लिखा था संसार का एक बहुत अमूल्य वस्तु समझते हैं और मिसेज रामदास को भी अब सेठ जी के नाम को मिटाने की अधिक चाह नहीं है, क्योंकि अभी हाल में जब लड़का पैदा हुआ था मिसेज रामदास ने अपना स्वर्ण कंगन धाय को उपहार दिया था, मनो मिठाई बांटी थी। यह सब हो गया, किंतु वह बात जो अब होनी चाहिए थी न हुई। रामदास की माँ अब भी अयोध्या में रहती है और अपनी पुत्रवधू की सूरत नहीं देखना चाहती। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।